को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम है प्रियंका, पढ़ा रही हूँ आपको लाइफ साइंसेज। स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुरमंत्रा शिक्षा का ग्रंथ में। ठीक है, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ईयर के बारे में। ईयर के बारे में अगर आप जानते हैं तो, नहीं जानते हैं तो भी अच्छा है, जानते हैं तो भी अच्छा है। हम स्टार्ट करते हैं अपने ईयर के बारे में पढ़ना। देखिए, ध्यान से देखिए, पहले तो समझिए। जो ईयर होता है वो एक ट्रांसड्यूसर की तरह काम करता है, जो कन्वर्ट करेगा साउंड एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। किस में कन्वर्ट करता है? साउंड एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और वो एनर्जी जो है वो नर्व इम्पल्स के थ्रू ट्रांसमिट की जाती है ब्रेन को। ठीक, अब ईयर में तीन बेसिक पार्ट्स रहते हैं: आउटर ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर। हर एक पार्ट जो होता है ईयर का, वो कोई स्पेसिफिक पर्पस परफॉर्म करता है। स्पेसिफिक पर्पस जो है उसके लिए काम कर रहा होता है, एक टास्क होता है उसका कि वो डिटेक्ट करेगा साउंड को, उसको इंटरप्रेट करेगा। आउटर ईयर देखिए, आउटर ईयर जो है वो क्या करता है? वो साउंड वेव्स को कलेक्ट करेगा और उनको इंटरनल वाइब्रेशंस में कन्वर्ट करेगा। देखिए, यहाँ तक साउंड वेव्स को कलेक्ट करके यहाँ अब आपकी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे पहुँचाता है और इनर मिडिल ईयर तक पहुँचाता है, और फाइनली मिडिल ईयर से वो साउंड वेव्स इनर ईयर तक जो हैं वो पहुँच जाती हैं। ठीक है, अब आपकी जो मिडिल ईयर है वो एक तरह ऐसे करता है, ऐसे समझ लीजिए कि मिडिल ईयर सर्व करता है टू ट्रांसफॉर्म द एनर्जी ऑफ साउंड वेव into the internal vibration of the bone structures of the middle ear। ठीक है, मतलब बाहर से ये जो आपकी वाइब्रेशन आई, कलेक्ट किया, देखिए कलेक्ट किया आउटर ईयर ने, फिर एक चैनल प्रोवाइड किया उन साउंड वेव्स को, आउटर ईयर ने मिडिल ईयर तक पहुंचा दिया। मिडिल ईयर ने यहाँ इस साउंड वेव को इंटरनल वाइब्रेशंस में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, फिर ये जो हैं अल्टीमेटली ये ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं ये वाइब्रेशन इनटू कंप्रेशनल वेव्स। ठीक है, किसमें कन्वर्ट हो जाती हैं ये वाइब्रेशंस जो हैं? एक कंप्रेशनल वेव्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, और इनर ईयर जो है वो ट्रांसफॉर्म करता है एनर्जी को इन कंप्रेशनल वेव से विद इन द इनर ईयर फ्लूइड, और इससे किसमें भेज देता है? वो नर्व इम्पल्सेस में। ठीक, तो अब नर्व इम्पल्सेस के थ्रू जो है वो कंप्रेशनल जो वेव थी उससे जो एनर्जी ट्रांसफॉर्म की गई इनर ईयर के फ्लूइड में, उसको नर्व इम्पल्सेस के थ्रू ट्रांसमिट कर दिया गया ब्रेन में। अब ब्रेन कुछ सिग्नल देगा, समझ गए? ओके, देखिए आउटर ईयर में क्या क्या आया। आउटर ईयर में होता है आपका पिना। क्या होता है? पिना। ये इसके पिने का क्या है? हेलिक्स। और ये है आपका ऑरिकल, यहाँ पे ये लॉक्यूल बोलते हैं, ये आपका पूरा पिना है। ठीक, ये पूरा आपका क्या है? पिना। हेलिक्स, पिने का हेलिक्स, ऑरिकल एंड लॉब्यूल। ठीक, अब ये एक्सटेंड करता है, देखिए ये एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस, ऑडिटरी कैनाल, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस भी इसको कहा जाता है। एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स में जो है आपको स्किन दिखाई दे रही है। इसमें इस पूरी स्किन में बहुत सारी सेरुमिनस ग्लैंड्स होती हैं जिनसे कि सिक्रेट होता है ईयर वैक्स, जिसको हम कहते हैं सेरुमिन। अब आउटर ईयर का काम आप समझ गए हैं कि साउंड को कलेक्ट करना है और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक, ईयर ड्रम तक पहुंचाना है। ईयर ड्रम जो है वो बाउंड्री की तरह काम कर रहा है आउटर और मिडल ईयर के बीच में। ईयर ड्रम जो है वो एक बाउंड्री की तरह काम कर रहा है। ये बहुत ही थिन सा ट्रांसल्यूसेंट कनेक्टिव टिश्यू का मेम्ब्रेन होता है, जो एक्सटर्नल फेस की तरफ से किससे? स्किन से कवर्ड रहेगा, और इंटरनली इसमें म्यूकोसा होता है। साउंड वेव्स जो हैं वो ईयर ड्रम को वाइब्रेट करती है। ईयर ड्रम उसके बदले में ट्रांसफर करेगा एनर्जी को, साउंड एनर्जी को, टू दीज ऑसिकल्स। ठीक है, अब ये ऑसिकल्स जो हैं ये मिडिल ईयर को रिप्रेजेंट करते हैं, और इनमें मिडिल ईयर में अब वाइब्रेशन होगी। मिडिल ईयर में आपको एयर फिल्ड स्पेस देखने को मिलेगा। ये एयर फिल्ड स्पेस जो है, ठीक है, ये पूरा इसको टेम्पोरल बोन जो होता है मिडिल ईयर में, आपको ये जो मिडिल ईयर एग्जैक्टली यहाँ से नहीं शुरू हो गया। ठीक, ये आपका मिडिल ईयर है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन
हाँ, ये मिडल ईयर तक चलती है। मिडल ईयर में आपको जो ये साइड देखने को मिलती है, स्पेस देखने को मिलता है, इसको टेम्पोरल मतलब टेम्पोरल बोन की साइड को है, ठीक है। तो मिडल ईयर में जो है एयर फिल्ड स्पेस होता है टेम्पोरल बोन में। एक्सटर्नल ईयर से ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के थ्रू जो है वो अलग हुआ है, और इंटरनल ईयर से ये बोनी पार्टीशन के थ्रू जो है वो अलग हुआ है। समझ के? ओके। मिडल ईयर जो है वो नेजोफेरिंक्स में ओपन करता है। मिडल ईयर कहाँ ओपन करता है? नेजोफेरिंक्स में ओपन करता है थ्रू यूस्टेशियन ट्यूब। ये जो ट्यूब है आपकी, ठीक है, यहाँ पे यूस्टेशियन ट्यूब होता है, ठीक। क्या होगा यहाँ पे? यूस्टेशियन ट्यूब होगा, हालांकि आपको भले ही यहाँ नाम नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक। यूस्टेशियन ऑडिटरी कैनाल होता है, ठीक। ऑडिटरी कैनाल भी आप पढ़ते हैं अलग से। यूस्टेशियन ट्यूब के थ्रू जो है ये ओपन करता है, याद रखेंगे। मिडल ईयर ओपन करता है नेजोफेरिंक्स में यूस्टेशियन ट्यूब से, ऑडिटरी ट्यूब यानी कि ऑडिटरी कैनाल से। यूस्टेशियन ट्यूब को ही ऑडिटरी ट्यूब जो है कहा जाता है, ठीक है। चलिए, तो ट्यूब जो है यूजुअली क्लोज्ड होती है, बट जब आप कुछ खा रहे हैं, कुछ चबा रहे हैं, आप उबासी ले रहे हैं, तो ये ओपन करती है ताकि एयर प्रेशर जो है ईयर ड्रम के दोनों साइड को जो है वो एयर प्रेशर को इक्वलाइज करके रख सके। ऐसी ओपनिंग जो है वो परमिट करती है एयर प्रेशर को मिडल ईयर में इक्विलिब्रेट होने में, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से एयर प्रेशर जो मिडल ईयर में है वो इक्विलिब्रियम में रहे, ताकि दोनों टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के दोनों तरफ जो है वो प्रेशर सेम रहे, ठीक है। 3 ईयर ऑसिकल्स होते हैं, स्टेपिस, मेलियस इंकस स्टेपिस, ओके। मेलियस इंकस स्टेपिस बोन्स हैं ये, और इनमें सबसे छोटा बोन कौन सा है? स्टेपिस सबसे छोटा होता है। अगर हम मेलियस को कहें तो मेलियस हैमर शेप्ड होता है, इसको हम हैमर भी कहते हैं। और आपका जो इंकस है उसको आप एनविल भी नाम देते हैं, और स्टेपिस को आप स्टीरप भी कहते हैं। छोटी सी कैविटी में होते हैं ये बोन्स, और यही बोन की जो कैविटी है ये रिप्रेजेंट करती है टिम्पैनिक कैविटी को, ठीक है। पहला बोन जो मेलियस है वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के साथ ही जुड़ा होता है, और जो लास्ट बोन है स्टेपिस वो ओवल विंडो से जुड़ा होता है। ये देखिए, ये है आपकी ओवल विंडो, लग गया था। तो आपका जो स्टेपिस है, देखिए ये स्टेपिस है, किसके साथ जुड़ा है? ओवल विंडो के साथ जुड़ा है। और आपका मेलियस जो है वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। ऑडिटरी ऑसिकल्स जो होते हैं वो एक सिस्टम बनाते हैं, सिस्टम फॉर्म करते हैं, एक लीवर सिस्टम टाइप, ओके। जो मतलब समझ गए, ऑडिटरी ऑसिकल फॉर्म करते हैं सिस्टम ऑफ लीवर्स जो लिंक्ड होते हैं एक दूसरे के साथ, एंड ये ड्राइव किए जाते हैं बाय ईयर ड्रम, क्योंकि इनमें जो मूवमेंट रहेगी वो ईयर ड्रम से ही होगी। जो मूवमेंट होती है ईयर ड्रम की, वो क्या करेगी? वो हैमर, एनविल एंड स्टीरअप को एक मोशन में डाल देगी। कब? जब फ्रीक्वेंसी आएगी ना साउंड वेव से, तो वो यहाँ पे आएगी, यहाँ बजेगा, और यहाँ से इनमें वाइब्रेशंस जो हैं वो होंगी। अब स्टीरअप जो है, स्टीरअप यानी कि आपका स्टेपिस जो है वो कनेक्टेड होता है इनर ईयर से, और इसीलिए स्टीरअप से यानी कि आपके स्टेपिस से जो है वो वाइब्रेशन ट्रांसमिट होती हैं इनर ईयर में, जो फ्लूइड रहेगा उसमें ट्रांसमिट हो जाती हैं। ये नाम लिखा है वेस्टिबुलर नर्व, कॉक्लियर नर्व, ये आपका वेस्टिब्यूल आ गया यहाँ पे, ये आपका राउंड राउंड सा कॉक्लिया आ गया, ये आपकी होगी राउंड विंडो, टिम्पैनिक कैविटी, टेंसर टिम्पैनी मसल्स हैं, सेमी सर्कुलर डक्ट्स हैं। एक एक बात हम फिर से ये खोल के पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, ये आपका आप वेस्टिबुलर अपरेटस पूरा पढ़ेंगे, लेकिन कॉक्लिया जो है वो भी आपको दिखाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये आपको मैं बाद में दिखाती हूँ, बाद में इसके बारे में अच्छे से बताती हूँ। ये आप अपना कॉक्लिया देख लीजिए। इंटरनल ईयर जो होता है उसको लाम्ब्रिंथ भी कहा जाता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड सीरीज होती हैं कैनाल्स की। स्ट्रक्चरली 2 मेन डिवीजन होते हैं, आउटर बोनी लैम्ब्रिंथ, ठीक है। आउटर जो है वो बोनी लैम्ब्रिंथ होगा, ये कॉक्लिया का आपको क्रॉस सेक्शन दिखाई दे रहा है, ठीक है। आउटर क्या होता है? बोनी लैम्ब्रिंथ होता है, ठीक। आउटर बोनी लैम्ब्रिंथ होता है, आउटर कॉक्लियर बोनी, कॉक्लियर बॉल, समझ के? तो ये आउटर बोनी लैम्ब्रिंथ है, इतना क्लियर हो गया, ठीक। और
इनर जो है मैम्ब्रेनस लिम्ब्रिंथ होता है, इनर जो है वो मैम्ब्रेनस लिम्ब्रिंथ, यानी ये टेक्टोरियल मैम्ब्रेन, बेसिलर मैम्ब्रेन आपकी इनर मैम्ब्रेनस जो है वो लैम्ब्रिंथ होता है। आउटर बोनी लैम्ब्रिंथ, इनर जो है वो मैम्ब्रेनस लैम्ब्रिंथ रहता है। ठीक है, बोनी लैम्ब्रिंथ जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा चैनल्स होंगे और वो क्या रहेगा, पेरीलिम्फ से जो है वो भरा रहेगा। किससे भरा रहेगा, पेरीलिम्फ से जो है वो भरा रहेगा। ठीक, यहाँ पे ये आपका कॉक्लिया है, ये आपका क्या है, कॉक्लिया है। ठीक, ये सब भी आपको देखिए, वो लास्ट वाला स्ट्रक्चर जो है ये आपका आ गया एंडोलिम्फेटिक सैक, सेमी सर्कुलर डक्ट्स आ गई, एंटीरियर आ गई, पोस्टीरियर आ गई, लेटरल आ गई, ये एम्प्यूलर स्वोलन आ गए। यहाँ पे एम्प्यूलरी रीजन जो स्वोलन स्वोलन वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा यूट्रिकल आ गया, ये वाला हिस्सा सिक्यूले आ गया, पूरा का पूरा ये वेस्टिबुलर अपरेटस है। यहाँ वेस्टिबुलर नर्व, वेस्टिबुलर गैंग्लिया, कॉक्लियर नर्व, स्पाइरल गैंग्लियन ऑफ कॉक्लिया है ना यहाँ पे, और ये पूरा कॉक्लिया है। ठीक है, ये भी आपने पूरा देख लिया। ठीक है, अब मैं यहाँ आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, तो आपका जो बोनी लैम्ब्रिंथ है उसमें काफ़ी सारे सीरीज ऑफ चैनल्स होंगे जिनमें क्या होगा, फ्लूइड फिल्ड होगा, और उसको हम बोलते हैं, उसको हम बोलेंगे पेरीलिम्फ। ठीक है, इनसाइड दिस बोनी चैनल इज द मैम्ब्रेनस लिम्फ। अब इन्हीं बोनी चैनल्स के अंदर क्या है, बताइए क्या है, आपका मैम्ब्रेनस लैम्ब्रिंथ है। ठीक, मैम्ब्रेनस लैम्ब्रिंथ जो है वो किसका, आपका बोनी चैनल्स का ही थोड़ा डुप्लीकेट होता है, और मैम्ब्रेनस चैनल्स में जो अंदर रहता है उसको आप क्या बोलते हैं, एंडोलिम्फ बोलते हैं। मैम्ब्रेनस चैनल्स के अंदर जो है वो आपका क्या रहेगा, एंडोलिम्फ जो है वो रहेगा। ठीक है, बोनी लैम्ब्रिंथ जो है उसमें आपको कैविटीज देखने को मिलती हैं जिनमें कॉक्लिया और वेस्टिब्यूलर अपरेटस होता है, मतलब ये आपका सिर्फ कॉक्लिया का ही क्रॉस सेक्शन है। ठीक, तो बोनी लैम्ब्रिंथ जो है उसमें आपको सीरीज ऑफ कैविटीज देखने को मिलेगी जिसमें होगा कॉक्लिया एंड वेस्टिब्यूलर अपरेटस। तो कॉक्लिया और वेस्टिब्यूलर अपरेटस जो है वो आपका बोनी लैम्ब्रिंथ का मेन हिस्सा आता है। ठीक है, तो ये वाला बोनी कॉक्लियर वॉल है, बोनी लैम्ब्रिंथ का मेन हिस्सा। क्या कहा, ईयर में जो है वो एक बोनी लैम्ब्रिंथ है, एक मैम्ब्रेनस लैम्ब्रिंथ है। ठीक है, इसी से वापस से इस वाली ये बाहर रहेगा बोनी लैम्ब्रिंथ, इसके अंदर जो रहेगा वो क्या होगा, मैम्ब्रेनस लैम्ब्रिंथ रहेगा। इसके अंदर जो रहेगा वो क्या होगा, मैम्ब्रेनस लैम्ब्रिंथ रहेगा। तो बोनी लैम्ब्रिंथ में कॉक्लिया आ गया जिसमें रिसेप्टर हियरिंग के लिए होंगे, और वेस्टिबुलर अपरेटस होगा। वेस्टिबुलर अपरेटस जो है आपका रिस्पॉन्ड करता है सेंस ऑफ इक्विलिब्रियम को। तो वेस्टिबुलर अपरेटस तो आपने पहले भी देखा, मैं उसको फिर से आपको अच्छे से दिखाऊंगी। पहले ये देखिए कॉक्लिया का क्रॉस सेक्शन, कॉइल्ड ट्यूब होता है वो आपने देख लिया। जब इसको हम अंदर से देखते हैं तो 3 चैम्बर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, कॉक्लियर डक्ट दिखाई दे रही है। ठीक है, स्केला मीडिया जो कहते हैं वो कॉक्लियर डक्ट को ही जो आपको दिखाई देता है, स्केला मीडिया जो है वो यहीं पे आपको, यही आपका क्या है, स्केला मीडिया है या आपका कॉक्लियर डक्ट है। ठीक है, स्केला मीडिया ही आपका कॉक्लियर डक्ट है। ठीक, फिर अब आप स्केला मीडिया तो आ गया। ठीक, फिर उसके अलावा आपका क्या आता है, स्केला वेस्टिबुलाई भी आता है। ठीक, ये जो कॉक्लियर डक्ट होगा ये होगा कॉन्टिन्यूएशन ऑफ मैम्ब्रेनस लैम्ब्रिंथ इनटू कॉक्लिया। ठीक है, कॉक्लियर डक्ट जो होता है वो मैम्ब्रेनस लैम्ब्रिंथ का कॉन्टिन्यूएशन होता है कॉक्लिया में, और इसमें एंडोलिम्फ होता है। इसमें जो होगा वो क्या होगा, एंडोलिम्फ होगा। फिर आपके पास इसके ऊपर आता है स्केला वेस्टिबुलाई, इसके नीचे आता है स्केला टिम्पैनी। स्केला वेस्टिबुलाई जो है वो एंड होता है बेटा ओवल विंडो में। किस में एंड होता है, ओवल विंडो में। स्केला टिम्पैनी जो है वो एंड करता है आपकी राउंड विंडो में। ठीक है, अपर स्केला वेस्टिबुलाई और लोअर स्केला टिम्पैनी जो हैं इनमें पेरीलिम्फ होता है, एक दूसरे के साथ भी ये कम्युनिकेट करते हैं। एट द एपेक्स ऑफ कॉक्लिया थोड़ी सी ओपनिंग रहती है, यहाँ पे विजिबल नहीं है, उसको हम कहते हैं हेलिकोट्रेमा। तो स्केला वेस्टिबुलाई और स्केला टिम्पैनी एक ओपनिंग, इनमें दोनों में पेरीलिम्फ है, इसमें एंडोलिम्फ है। ये जो हैं ये कम्युनिकेट कर सकते हैं छोटी सी ओपनिंग के थ्रू, जिसको हेलिकोट्रेमा कहा जाता है। वेस्टिबुलर मैम्ब्रेन जो है, देखिए जो स्केला वेस्टिबुलाई है, जो वेस्टिबुलर मैम्ब्रेन है वो कॉक्लियर डक्ट को स्केला वेस्टिबुलाई से अलग कर रही है। ठीक है,
वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन जो है वो क्या करेगी, यहाँ पे आपको नहीं मार्क किया है, वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन जो है वो कॉक्लियर डक्ट यानी स्केला मीडिया को स्केला वेस्टिबुलाई से अलग करेगी। बेसिलर मेम्ब्रेन जो है वो स्केला मीडिया यानी कि कॉक्लियर डक्ट को आपकी स्केला टिम्पैनी से अलग करती है। ठीक है, अब इसी बेसिलर डक्ट है, बेसिलर मेम्ब्रेन है, उस पर ऑर्गन ऑफ कॉटाई होता है। ये होगी आपकी क्या, ऑर्गन ऑफ कॉटाई। ठीक है, ये होगी बेसिलर मेम्ब्रेन, और यहाँ पे क्या होगी, वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन। ठीक, अब ये जो ऑर्गन ऑफ कॉटाई है, ये देख लीजिए अगला स्ट्रक्चर। ठीक है, आपको ये दिखाई दे रहा है रिस्नल मेम्ब्रेन, इसको भी हम बताएंगे, ये आपका स्केला वेस्टिबुलाई है। ठीक है, ये आपकी हो गई रिस्नस मेम्ब्रेन, या आपकी आप ले लो इसको अपना क्या, वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन। ठीक, जो आपके इन दोनों को अलग कर रही है। ठीक, ये आपकी जो है आप किससे अलग कर रही है, बेसिलर मेम्ब्रेन जो है वो आपकी स्केला मीडिया को किससे अलग करती है, स्केला टिम्पैनी से अलग करती है। अब देखिए आपका आ गया ये आपका आ गया ऑर्गन ऑफ कॉटाई। ठीक, अब इस ऑर्गन ऑफ कोटाई को अगर हम देखते हैं तो ये बहुत ही हाईली स्पेशलाइज्ड जो हैं ऑडिटरी सेल्स होती हैं। ठीक, जिनका सेंसरी होती हैं, ये सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं इनके पास साउंड के लिए। ऑर्गन ऑफ कोटाई में होते हैं ऑडिटरी हेयर सेल्स होती हैं, इनमें क्या होती हैं, हेयर सेल। देखिए आउटर हेयर सेल, ऑडिटरी, ये बेसिलर मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये पिलर सेल है, यहाँ पे आपके पास होंगे ऑडिटरी हेयर सेल्स। ठीक है, अब देखिए हेयर सेल्स जो हैं वो रो में अरेंज होते हैं, 3 रोज में अरेंज होते हैं इन जनरल। आउटर एक्सटर्नल हेयर एंड एक इनर की होगी और एक इंटरनल हेयर रो की सेल होगी। ठीक, ये प्रोट्यूड कहाँ से प्रोट्रूड करते हैं, प्रोट्रूड करते हैं फ्रॉम द सरफेस ऑफ, मतलब हर एक जो हेयर सेल है उसके सरफेस से 100 हेयर्स जो हैं वो प्रोट्रूड आउट करते हैं, और उनको स्टीरियोसीलिया कहा जाता है। ऐसे कोई यहाँ से क्या होंगे, हिटीरोसीलिया जो हैं, या स्टीरियोसीलिया जो हैं वो ऑरिजिनेट करते हैं। ठीक, अब ये स्टीरियोसीलिया जो होते हैं ये माइक्रोविलाई होते हैं, ट्रू सीलिया नहीं होते हैं। ठीक, इन हेयर सेल की कवरिंग पे एक मेम्ब्रेन जो रहती है वो होती है आपकी टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, जिसमें कि टिप्स ऑफ हेयर सेल जो होते हैं आउटर हेयर सेल की वो एम्बेडेड होती हैं। देखा, ये आपकी हेयर सेल्स हैं। ठीक है, यहाँ से बहुत सारे स्टीरियोसीलिया होंगे। ठीक, वो जो टिप्स होंगी हेयर सेल की, आउटर हेयर सेल्स की, वो इस टेक्टोरियल मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होंगी। समझ के, हेयर सेल्स जो है मैकेनो रिसेप्टर्स हैं, ये जनरेट करेंगी न्यूरस सिग्नल्स को। जब भी जो है सरफेस जो है क्या करेगा, वहाँ पे आपका बाहर से सिग्नल आएगा तो यही जनरेट करेगी न्यूरल सिग्नल को। व्हेन देयर सरफेस हेयर्स आर मैकेनिकली डीफॉर्म्ड बाय फ्लूइड मूवमेंट इन द मिडल ईयर। अब कहाँ पेरीलिम्फ है, कहाँ एंडोलिम्फ है, ये भी आप समझ चुके हैं। ठीक है, चलिए अब हियरिंग का फिजियोलॉजी में आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। ठीक, वेस्टिबुलर अपरेटस में आपको दिखाऊंगी। ठीक है, ये सब चीज़ भी आप पढ़ेंगे। ठीक है, पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हियरिंग पूरी कैसे रही। अब आपको पता है ऑरिकल डायरेक्ट करेगा साउंड वेव्स को एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में, फिर साउंड वेव्स जो है स्ट्राइक करेंगी ईयर ड्रम के साथ, एयर जो है ईयर ड्रम को वाइब्रेट करेगा बैक एंड फोर्थ। वाइब्रेशंस जो हैं वो साउंड वेव्स की इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती हैं। जो ईयर ड्रम का सेंट्रल एरिया है आपने देखा है, मैं आपको वापस से चलिए उसी डायग्राम पे हम आपको ले जाते हैं जहां आप बहुत अच्छे से समझें। यहाँ से आ गया तो फिर देखिए क्या हुआ, यहाँ पे सेंट्रल एरिया जो है ईयर ड्रम का वो कनेक्टेड होता है मेलियस के साथ, विच ऑल्सो स्टार्ट टू वाइब्रेट। मेलियस भी स्टार्ट करेगा वाइब्रेट करना। वाइब्रेशन जो है वो मेलियस से इंकस और देन स्टेपिस में चली जाती हैं। स्टेपिस वाइब्रेट करता है तो स्टेपिस जो है वाइब्रेशन को ओवल विंडो में भेजता है। कहाँ भेजता है, ओवल विंडो में भेजता है। वाइब्रेशन जो है ओवल विंडो से वो फ्लूइड प्रेशर बनाती हैं। ठीक है, फ्लूइड प्रेशर वेव्स बनाती हैं एक्चुअली पैरीलिम्फ ऑफ कॉक्लिया में। ठीक है, तो ये पैरीलिम्फ है कॉक्लिया का, यहाँ पे इसमें पैरीलिम्फ होगा। तो जैसे ही ओवल विंडो से जो है वाइब्रेशन आई तो फ्लूइड में भी फ्लूइड प्रेशर में जो है वो वहाँ पे भी वेव्स बनेंगी, लेकिन पैरीलिम्फ में बनेंगी। समझ के आप इतना। फिर प्रेशर वेव्स जो हैं वो स्केला वेस्टिबुलाई से, ठीक है,
वो जाएगी स्केला टिम्पैनी में, और स्केला टिम्पैनी की ओपनिंग है राउंड विंडो। मैंने कहा था ना स्केला वेस्टिबुलाई का ओपनिंग है ओवल विंडो, ओवल विंडो से स्केला वेस्टिबुलाई में आएगी। फिर ये हेलिकोमेट्रा एक जो हेलिकोट्रेमा जो एक ओपनिंग थी उसके थ्रू जो है कम्युनिकेट करेगा आपका स्केला वेस्टिबुलाई स्केला टिम्पैनी के साथ, और स्केला टिम्पैनी से जो है क्या होगा, वो आपकी जो प्रेशर बना है, प्रेशर वेव्स बनी हैं, वो ट्रेवल कर जाएंगी स्केला टिम्पैनी में। ठीक, अब यहाँ पे क्या होगा, वेस्टिब्युलर मेम्ब्रेन जो है वो भी वैकेंट फोर्थ गई। ठीक, अब बताइए प्रेशर वेव्स जो है वो स्केला वेस्टिबुलाई से स्केला टिम्पैनी में गई और राउंड विंडो में चली गई। अब जैसे ही प्रेशर वेव्स जो हैं वो डिफॉर्म करेंगी स्केला वेस्टिबुलाई की वॉल्स को और स्केला टिम्पैनी की वॉल्स को, वो वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन को ऐसे बैक एंड फोर्थ जो है वो पुश करेंगे। वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन जो है उसको बैक एंड फोर्थ जो है वो पुश किया जाएगा। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या होगा, क्रिएट होगा प्रेशर। ये वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन बैक एंड फोर्थ जो है रिस्नस मेम्ब्रेन ये ऐसे से हिलेगी, तो इससे एंडोलिम्फ में प्रेशर बन जाएगा। किस में प्रेशर बन जाएगा बेटा, एंडोलिम्फ में क्या बन जाएगा, प्रेशर बन जाएगा। ठीक, अब ये कॉक्लियर डक्ट है आपका, स्केला मीडिया के अंदर कॉक्लियर डक्ट में प्रेशर बन गया। अब प्रेशर जो बना एंडोलिम्फ में, इससे क्या होगा, आपकी बेसिलर जो मेम्ब्रेन थी, ठीक, यहाँ ऑर्गन ये बेसिलर मेम्ब्रेन है। ठीक, आपकी बेसिलर जो मेम्ब्रेन थी वो वाइब्रेट करेगी। हेयर सेल्स जो हैं वो मूव करेंगी स्पाइरल ऑर्गन को, जो ये पूरा यहाँ पे स्पाइरल ऑर्गन होगा। ठीक है, आपका पूरा स्पाइरल ऑर्गन को जो है यहाँ पे क्या किया जाएगा, मूवमेंट होगी। ठीक, तो प्रेशर एंडोलिम्फ में बना, बेसिलर मेम्ब्रेन वाइब्रेट की, अब इससे हेयर सेल मूव करेंगी, वो मूव करती हैं क्या कर मूव करती हैं स्पाइरल ऑर्गन के अगेंस्ट द स्पाइरल ऑर्गन को मूव करती हैं वो, विच मूव द हेयर सेल ऑफ द स्पाइरल ऑर्गन। जो आपकी ये स्पाइरल ऑर्गन पे यहाँ ऑर्गन ऑफ कोटाई पे जो हेयर सेल्स हैं, यहाँ ये हेयर सेल्स जो हैं टेक्टोरियल मेम्ब्रेन के अगेंस्ट क्या करेंगी, मूव करेंगी। अब बैंड होगा स्टीरियोसीलिया ऑफ हेयर सेल, और बैंड होगा तो इसकी वजह से क्या होगी, कुछ ओपनिंग होगी, मैकेनिकल गेटेड आयन चैनल जो होंगे वो ओपन होंगे, और जिसकी वजह से केटायंस प्राइमरली आपके पोटेशियम और कैल्शियम जो हैं वो एंटर करते हैं सेल में। ठीक है, अब बहुत सारी सेल्स जो हैं वो इलेक्ट्रिकली भी एक्टिव होती हैं। ठीक, तो हेयर सेल जो हैं वो क्या करती हैं, खुद से उन्होंने जनरेट किया है एक्शन पोटेंशियल या नहीं किया है ना। बहुत सारी जो एक्टिव इलेक्ट्रिकली एक्टिव सेल्स होती हैं वो खुद से एक्शन पोटेंशियल जनरेट करती हैं, लेकिन हेयर सेल्स ने एक्शन पोटेंशियल को खुद से जनरेट नहीं किया। कहाँ से आए, जो इन्फ्लक्स हुआ केटायंस का, उससे रिसेप्टर पोटेंशियल बनेगा। ठीक, रिसेप्टर पोटेंशियल जो है वो आपका वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स को ओपन करेगा, कैल्शियम आयन जो हैं वो एंटर करेंगे सेल्स में। ठीक है, फिर ट्रिगर करेंगे रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, अब उससे जनरेट होगा एक्शन पोटेंशियल इन द नर्व। ठीक, एक्शन पोटेंशियल प्रोपागेट करेगा ब्रेन को। अब ये न्यूरल सिग्नल जो हैं ब्रेन में रिसीव किए जाएंगे साउंड सेंसेशन के द्वारा। तो समरी के लिए इनर ईयर तक तो आपको समझ आ गया, इनर ईयर से फिर ओवल विंडो में गया, ओवल विंडो से वाइब्रेशन स्केला वेस्टिबुलाई में आई, स्केला वेस्टिबुलाई से जो हैं वो हेलिकोट्रेमा के थ्रू स्केला टिम्पैनी में गई, स्केला टिम्पैनी से जो है वो यहाँ एंडोलिम्फ में चली गई। ठीक है, एंडोलिम्फ से जो है जब गई तो बेसिलर मेम्ब्रेन जो है वो आपकी प्रेस हुई, और उसकी वजह से जो है आपकी हेयर सेल जो है अगेंस्ट द टेक्टोरियल मेम्ब्रेन प्रेस हुए। अब अगेंस्ट द टेक्टोरियल मेम्ब्रेन जब ये प्रेस हुए तो उसके बाद आपके पोटेशियम कैल्शियम चैनल्स जो हैं वो ओपन हुए। कैल्शियम चैनल की ओपनिंग की वजह से जो है न्यूरोट्रांसमीटर का रिलीज होगा, और वो न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं वो जनरेट करेंगे एक्शन पोटेंशियल नर्व सेल में, और फाइनली वो ब्रेन तक पहुंचेगी। तो हेयर सेल ट्रांसड्यूस करता है मैकेनिकल वाइब्रेशन को इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। ठीक है, हेयर सेल्स ने क्या किया, मैकेनिकल वाइब्रेशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट किया। हाई इंटेंसिटी जो होती है साउंड वेव्स की वो लार्जर वाइब्रेशन काउज कर सकती है बेसिलर मेम्ब्रेन में, जिससे हाई फ्रीक्वेंसी नर्व इंपल्सेस जो हैं वो ब्रेन तक पहुंचेंगी। और जो इनर हेयर सेल्स हैं वो प्राइमरी सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं जो जनरेट करते हैं एक्शन पोटेंशियल को इन द ऑडिटरी नर्व्स।
और वो फ्लूइड की मूवमेंट से ही स्टिमुलेट हुए। अब इनर हेयर सेल को पहले स्टिमुलस मिला, तो बाहरी जो स्टीरियोसीलिया हैं बाद में उनकी बेंडिंग हुई इन वन डायरेक्शन, ठीक है। जो बेंडिंग हुई स्टीरियोसीलिया की इन वन डायरेक्शन, उससे डीपोलराइज हुए हेयर सेल्स, और बेंडिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन से हाइपर पोलराइज हो सकते हैं जो आपकी सेल्स हैं, ठीक है। अब ये आपको पूरा समझ में आ गया। वेस्टिबुलर अपरेटस भी एक बार देख सकते हैं। तो वेस्टिबुलर अपरेटस में आप देखते हैं सेमी सर्कुलर कैनाल्स, जिसमें रिसेप्टर्स होंगे जो रिस्पॉन्ड करेंगे हेड रोटेशन के लिए, एंड ओटोलिथ ऑर्गन, ठीक है। ओटोलिथ ऑर्गन में जो है उसमें रिसेप्टर्स होंगे जो ग्रेविटी को और हेड टिल्ट के लिए रिस्पॉन्ड करते हैं। ओटोलिथ ऑर्गन जो हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं ओवल सेंट्रल पोर्शन ऑफ बोनी लैम्ब्रिंथ, ठीक है। जो आपका बोनी लैम्ब्रिंथ होगा, ओटोलिथ अगर आपको यहाँ नहीं पता चल रहा है, जो आपका बोनी लैम्ब्रिंथ मैंने कहा आपका कॉक्लिया वगैरह ये सब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका बोनी लैम्ब्रिंथ रिप्रेजेंट कर रहा है बाहर से, ठीक। तो बोनी लैम्ब्रिंथ जो है उसमें आपके सेंट्रल ओवल पोर्शन में ओटोलिथ ऑर्गन होंगे। इसमें ये हो गया आपका, ठीक है, यह हो गया आपका ओटोलिथ ऑर्गन। इसमें दो सैक होते हैं, ये पूरा ओटोलिथ है, यूट्रिकल एंड सेक्यूले, जो कि एक छोटी सी डक्ट के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, ठीक। दोनों ही स्ट्रक्चर में सेंसरी एपिथेलियम होता है। यूट्रिकल और सेक्यूले में जो सेंसरी एपिथेलियम होता है उसको मैक्यूला कहा जाता है। मैक्यूला में भी हेयर सेल्स होती हैं जो सेंसरी रिसेप्टर की तरह काम करेंगी, और कुछ सपोर्टिंग सेल्स भी होंगी। हेयर सेल्स जो हैं उनमें सीलियम होता है, उस सीलियम को किनोसीलियम भी बोल सकते हैं, और छोटे छोटे माइक्रोबिलाई मतलब स्टीरियोसीलिया भी होगा और ट्रूसीलियम भी होगा, ठीक। जो आपका सीलियम है वो नॉन मोटाइल होगा, ठीक है, ट्रू सीलियम से बना होगा माइक्रोट्यूब्यूल से। स्टीरियोसीलिया जो हैं वो माइक्रोविलाई ही होते हैं। तो ये है आपका ओटोलिथ, जिसमें यूट्रिकल और सेक्यूले हैं, इनके एपिथेलियम को मैक्यूला कहा। मैक्यूला पे हेयर सेल्स होंगी, हेयर सेल्स पे सीलिया और स्टीरियोसीलिया होगा, ठीक है। अब स्टीरियोसीलिया जो हैं वो माइक्रोविलाई हैं, एंड वो भी एक्टिन फिलामेंट से बने होते हैं, ठीक है। कलेक्टिवली स्टीरियोसीलिया और जो सीलियम है, ठीक, जिसको जो हम किनोसीलियम भी बोलते हैं, वो आपका हेयर बंडल बना रहा है। जो ओवरलाइन इन यहाँ पे हेयर बंडल्स होंगे, एक के ऊपर एक जो हेयर सेल्स होगी, ठीक है, और जो एक के ऊपर एक जो हेयर सेल्स होगी और उनके जो बंडल्स होंगे वो एक जिलेटिनस लेयर होती है, एंड अबव दिस उस जिलेटिनस लेयर के ऊपर भी एक फाइब्रस स्ट्रक्चर रहेगा और उसको ओटोलिथिक मेम्ब्रेन कहेंगे, ठीक है। यहाँ पे ओपन स्ट्रक्चर नहीं है, बस ये समझ लीजिए, ठीक है। उसको क्या कहेंगे, ओटोलिथिक मेम्ब्रेन। मैं आपको देखिए ये आप ये समझिए, ठीक, यहाँ से समझने की कोशिश करेंगे आप थोड़ा, अगर आपको समझ आता है तो। वेस्टिबुलर है ये, आपको मैंने बता दिया कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। तो आपको क्या होता है कि आपका ओटोलिथ जो पूरा स्ट्रक्चर रहता है, ओटोलिथ का आपको पता चला होगा। ओटोलिथ में क्या बताया मैंने, मैक्यूले हैं, मैक्यूला है। मैक्यूला किस पे है, उसके जो आपने सेक्यूले और यूट्रिकल पढ़े उस पे, और उस पे मैक्यूला में हेयर्स हैं, हेयर्स में आपके वो हैं सीलिया हैं, ठीक है। और ये जो हेयर हैं और इनके बंडल्स हैं उनमें जिनेटिलस लेयर होगी, जिसके ऊपर फाइब्रस लेयर होगी, जिसको हम ओटोलिथिक मेम्ब्रेन बोलते हैं। और ये मेम्ब्रेन जो है वो फर्दर एम्बेडेड रहती है, ये मेम्ब्रेन जो है फर्दर एम्बेडेड रहती है क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, और क्रिस्टल्स जो होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को, उन्हीं को ओटोलिथ कहा जाता है। ईयर डस्ट भी इन ओटोलिथ को कहा जाता है, ओटोक्निया या स्टैटोलिथ भी बोल सकते हैं। क्रिस्टल्स जो हैं उनकी वजह से ही ओटोलिथ ऑर्गन्स को ये नाम दिया गया है, ठीक है। समझ गए या नहीं समझ गए, ठीक। तो मैक्यूले जो है वो वर्टिकली ओरिएंटेड होते हैं सेक्यूले की तरफ, और हॉरिजॉन्टली लोकेटेड होते हैं यूट्रिकल में, जब हेड जो है वो ऊपर की तरफ घूमता है, ठीक है। हेड जो है वो किसकी तरफ घूमता है, ऊपर की तरफ घूमता है। आप जरा 2 मिनट के लिए वेट करेंगे। आपको जानते हैं आप कि मेरा जो फ़ोन का बैटरी है वो थोड़ा सा लो चला गया है, फ़ोन का नहीं
ये जो मेरा पीसी है, ठीक है, तो हम बिना किसी और डिस्टरबेंस के मैं इसको थोड़ा चार्ज पे लगा देती हूँ। आपको डिस्टरबेंस तो ज़रूर हो रही होगी, ठीक है। जो मैं समझा रही हूँ उसके बाद आप एक बार जो है अपने पाथ फाइंडर के थ्रू समझने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा। अगर आपको नहीं समझ आता है तो जैसा कि मैंने कहा है, आप मैसेज कर सकते हैं मुझे। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो मैसेज कर रहे हैं, अपने डाउट्स ले रहे हैं। आप भी अपने डाउट्स जो हैं वो बेझिझक कभी भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे किसकी? हम बात कर रहे थे आपके ओटोलिथ मेम्ब्रेन की। तो ओटोलिथ, यहाँ पे ओटोलिथ हुआ, नाम क्यों दिया? क्योंकि इस पे कैल्शियम कार्बोनेट होगा, 2 सैक होंगे, यूट्रिकल एंड सेक्यूले। उन पे जो एपिथेलियम है उसको मैक्यूला कहते हैं। मैक्यूला में हेयर सेल्स हैं। हेयर सेल्स के बाहर जो है वो आपके जिलेटिनस मेम्ब्रेन है, उसके बाहर जो है वो ओटोलिथ है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक। चलिए समझ गए आप ये चीज़ को। अब हर एक ईयर में आपको सेमी सर्कुलर डक्ट भी दिखाई दे रही हैं, जो एक दूसरे के राइट एंगल पे होंगी। कैसी होंगी? एक दूसरे के राइट एंगल पे होंगी, ये याद रखिएगा। हर एक जो एंड होता है हर एक कैनाल का, वो स्वॉलन है, इसको एम्प्यूला बोलते हैं, ठीक है। इसमें रिसेप्टर स्ट्रक्चर होगा क्रिस्टे एम्पुलरिस, ये होगा, देखिए ये होगा यहाँ पे क्रिस्टे एम्पुलरिस, ठीक है। ये किस में लोकेटेड है? एम्प्यूला में ही है। हर एक क्रिस्टा जो है इसमें भी ग्रुप ऑफ हेयर सेल्स होते हैं, सपोर्टिंग सेल्स होते हैं, ठीक। क्रिस्टे की कवरिंग जो होती है वो एक जिलेटिनस मास से होती है, जिसको क्यूप्यूला कहा जाता है। जिलेटिनस मास क्रिस्टे एम्पुलरिस की कवरिंग जो होगी वो किससे होगी? आपके क्यूप्यूला से होगी। सेमी सर्कुलर कैनाल जो है वो रोटेशनल एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन जो है उसको देखता है, ठीक, उसको डिटेक्ट करता है। हेड का रोटेशन जो होगा, ठीक है, एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन जो होगा उसको जो है डिटेक्ट करेगा, ठीक। हेयर सेल्स जो हैं स्पेशलाइज सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं एयर में, मैकेनो रिसेप्टर्स इनको बोल देंगे। हेयर सेल्स जो हैं ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई को सिग्नल देती हैं हियरिंग का। हेयर सेल्स जो हैं वो यूट्रिकल को सिग्नल देती हैं हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन का। हेयर सेल्स जो हैं सेक्यूले को सिग्नल देती हैं वर्टिकल एक्सेलरेशन का। एंड जो पैच है आपका पैच है हर एक सेमी सर्कुलर कैनाल में, ठीक है, ये सिग्नल देता है रोटेशनल एक्सेलरेशन का, ठीक है। तो सब मैंने आपको बता दिया। अब हेयर सेल कैसे करती हैं वो तो आपको पता ही है। हेयर सेल से जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं वो जनरेट, हेयर सेल फिर क्या करती हैं? वो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन के अगेंस्ट प्रेस होती हैं, जिसकी वजह से गेटेड चैनल खुलते हैं, कैल्शियम आयन आते हैं। कैल्शियम आयन्स जो हैं फिर वो न्यूरोट्रांसमीटर का रिलीज कराते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर का रिलीज हुआ तो ब्रेन तक मैसेज जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। कहीं कंफ्यूजन है तो ज़रूर पूछ लीजिएगा। सेंस जो हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम का, एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम होता है, ग्रेविटेशनल इक्विलिब्रियम भी उसको बोलते हैं, और डायनामिक इक्विलिब्रियम भी होता है। यहाँ पे मैं आपको वेस्टिबुलर अपरेटस एक बार फिर से बताने की कोशिश करूंगी, ठीक है। पहले आप ये सुन लीजिए कि डायनामिक इक्विलिब्रियम भी होता है। डायनामिक इक्विलिब्रियम को जो है वो मैकेनोरिसेप्टर सेंस करते हैं, ठीक, जो कि आपके सेमी सर्कुलर कैनाल में है। और जो आपका स्टैटिक इक्विलिब्रियम है उसको मैकेनोरिसेप्टर सेंस करते हैं, जो यूट्रिकल एंड सेक्यूले में प्रेजेंट है, ठीक। ये देखिए, ये आपका देखिए, ये क्रिस्टा है, ये एम्प्यूला है, ये यूट्रिकल है, ये मैक्यूला है, ये आपका सेक्यूले, सैक को बोलते हैं हम, यूट्रिकल मैक्यूला। इसके एपिथेलियम को हम क्या बोलेंगे? देखिए सेक्यूला, ठीक। अब इसकी एक एनलार्जमेंट करते हैं मैक्यूला की, तो देखिए इसमें ओटोकोनिया, ओटोलिथ्स हैं, ओटोलिथ मेम्ब्रेन मैंने बताया, स्टीरोसीलिया हैं, किनोसीलियम है, बताया कि नहीं बताया? ये किनोसीलियम हो गया, या आपकी हेयर सेल्स होगी, या आपके नर्व फाइबर हो गए, या आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गया, या आपकी सपोर्टिंग सेल्स होगी। एक एक नाम जो मैंने लिया हूँ मैं आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। ये आपका क्यूप्यूला हो गया, जो आपकी किस पे? एनलार्जमेंट ऑफ क्रिस्टा, आपका क्रिस्टा एम्पुलरिस होता है, क्रिस्टा एम्पुलरिस पे कवरिंग होती है आपका क्यूप्यूला, है ना। तो अगर मैं कहती हूँ कि आपको सुनना है तो आपके कान से वो वेव्स आ रही हैं, ठीक। उसमें भी हेयर सेल्स जो हैं वो क्या करेंगी? हेयर सेल अगेंस्ट द टेक्टोरियल मेम्ब्रेन जो हैं वो प्रेस होती हैं। अब यहाँ क्या होता है, जब ये प्रेस होती हैं तो कैल्शियम आयन जो हैं, पोटाशियम आयन जो हैं वो आते हैं, उनके बाद फिर क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर जो हैं ये रिलीज करेंगी, और नर्व फाइबर जो हैं वो नर्व पोटेंशियल उनमें जनरेट होगा, वो ब्रेन तक मैसेज पहुंचा देगा, ठीक है। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम जो मिलेगा आपको, स्टैटिक इक्विलिब्रियम जो है वो यूट्रिकल और सेक्यूले का काम है। डायनामिक इक्विलिब्रियम को करना जो है वो आपका इन कैनाल्स का काम है। इतना ही आपके ईयर में आप समझ के होंगे। ये फिर से ध्यान देख लीजिए पूरा अच्छे से, बढ़िया।
स्टैटिक जो है वो आपका किसका काम है, मैक्यूले यूट्रिकल और मैक्यूला सेक्यूलाई का, ठीक है, सही या गलत, सही। और जो डायनामिक है, डायनामिक जो है आपके, डायनामिक जो आपका होगा वो आपका मैकेनो रिसेप्टर्स सेमी सर्कुलर कैनाल में होते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हैं ये सारे स्ट्रक्चर्स। अगर आप CSIR नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी पे जाके सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, और वहाँ का पूरा डिटेल्स जो है वो आपको आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। इससे भी 10% ऑफ लेने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं रेफरल कोड नेहा, जो कि नेहा तनीजा मैम का रेफरल कोड है। जाइए उनको अनअकैडमी पे फॉलो करिए, और इसके साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। कहीं और अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पे क्लिक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, ख्याल रखिए।